हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि आप लोगों के कहने के अनुसार जो था कि रीजनिंग को पढ़ाया जाए लाइव क्लास में और जीएस को कर दिया जाए ऑफलाइन क्लास में। तो उसी चीज़ को फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो जैसी भी चीज़ें चल रही थी उसको ही आप लोगों ने आगे बढ़वा दिया है। तो अब वही चीज़ चलेगी। तो अगर देखते हैं कि आप लोग अगर रीजनिंग में अच्छा रिस्पांस देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जीएस ही ऑनलाइन क्लास में चलाऊंगा। क्योंकि जीएस कई जगह पे है, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो यूपी टीपीएससी का, वहाँ भी जीएस आनी है। वहाँ के लिए भी मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं, बहुत प्रेशर आ रहा है कि इसको जो है कंप्लीट कराइए, इसको कंप्लीट कराइए, इसको कंप्लीट कराइए। तो फिर वही चीज़ जो है मैं देखता हूँ। चलो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जनरल अवेयरनेस का क्या है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, घास, बिना पत्तों के पेड़, बहुत अधिक पत्तों वाला पेड़ और एक छेद वाला गत्ता। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरे के रूप में कार्य करता है। अच्छा, छिद्र छिद्र कैमरे के रूप में कार्य करेगा। तो जो बहुत अधिक पत्तों वाला जो पेड़ होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा पत्ते होते हैं तो उनमें नीचे धूप जो है बहुत मतलब रिस रिस के आती है। कहीं पे पत्ता सूख गया तो जाके नीचे पहुंच पाती है। यही जो है प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरे के रूप में कार्य करेगा। चलो 42 नंबर, भारत में सकल घरेलू उत्पाद के परिकलन के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन इसका उत्तरदायी हो जाएगा। तो लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद के परिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो जो लिखा हुआ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये इसके लिए जिम्मेदार हो जाता है। 43 नंबर, देखो इंग्लिश वाले लोग भाई आप लोग अपने इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी भी पढ़ेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। चलो 43 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान प्रचलित कमियों पर सकल घरेलू का मूल्य जो है कैसे निर्धारित किया जाता है। मौद्रिक के द्वारा, कॉमन, फिर या स्थिर या वास्तविक, यानी कि मॉनेटरी, कॉमन, कांस्टेंट या एक्चुअल। तो जो सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान प्रचलित कीमतों का जो सकल घरेलू मूल्य होता है वो मौद्रिक नीति के द्वारा लाया जाता है, बनाया जाता है। चलो 44 नंबर देखो क्या है। लिखा हुआ है, किस प्रकार की खेती में किसान फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च उपज किस्म की बीजों की रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों आदि का उपयोग करते हैं। लिखा हुआ है, वाणिज्यिक खेती के द्वारा, प्रारंभिक खेती, निर्वाहक खेती। केवल 3 सही है, केवल 1 सही है, 1 और 3 सही है और केवल 2 सही है। तो यहाँ पे जो सही है वो सिर्फ और सिर्फ पहला ही सही है, क्योंकि वाणिज्यिक खेती होती है ये किस प्रकार की खेती में किसान फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च उपज किस्म की बीजों की रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों आदि का प्रयोग करते हैं, तो वो वाणिज्यिक खेती होती है। ठीक है। 45 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और ये इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं और पूछे भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। खैर देखो, 2 ही नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, एक तो है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती। ठीक है, तो यहाँ पे ताप्ती दे रखा है, नर्मदा दे नहीं रखा है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ताप्ती ले लेंगे। ठीक है, ये जो ताप्ती नदी है, जिसको तापी नदी भी कहते हैं, ये नदी जो है बैतूल जिले के जो मुल्ताई नामक स्थान है वहाँ से निकलती है और ये सतपुड़ा जो पर्वत है उसके मध्य में पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात पहुँचती है और वहाँ जाके ये नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, और गुजरात पहुँच कर ये एस्चुरी बनाती है जहाँ पर ये खंभात की खाड़ी में यानी कि अरब सागर में ये गिर जाती है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि आपसे जो एस्चुरी बनाने वाली नदी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, आपकी ताप्ती नदी हो जाएगी। ठीक है, चलो 46 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, बजट घाटे को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है। तो जो बजट घाटा है उसमें निम्नलिखित में से किस विधि को वित्त पोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कराधान, उधार या मुद्रा छापना। तो यहाँ पे उसने पूछा है कि किस विधि के द्वारा जो है वित्तीय पोषित किया जा सकता है बजट घाटे को। तो यहाँ पे जो तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि टैक्सेशन, लोन एंड करेंसी प्रिंटिंग, तीनों के माध्यम से किया जा सकता है। तो आपको तीनों लेना पड़ जाएगा। चलो फिर 47 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, कंडक्शन यानी कि चालन, जो कंडक्शन होता है यानी कि जो चालन जिसको हम लोग कहते हैं वो क्या होता है। ठीक है, ये बताना है यहाँ पे। चलो लिखा हुआ है पहले में कि एक ही ठोस के ठंडे सिरे से गर्म सिरे
पर ऊष्मा का स्थानांतरण, समान तापमान पर ऊष्मा का ठोस से तरल पर स्थानांतरण, एक ही ठोस से गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का स्थानांतरण और समान ताप वाले दो पिंडों के बीच में ऊर्जा का स्थानांतरण। तो जो चालन यानी कि जो कंडक्शन होता है, ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड, हमेशा याद रखना जो हीट होती है वो हॉट की तरफ से कोल्ड की तरफ ही जाती है। ठीक है, तो बस ये तीसरा ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। चलो 48 नंबर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। ठीक, खरीफ की फसल देखो, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, ज्वार, मक्का और बाजरा। तो ये जो वाटरमेलन दे रखा है यानी कि जो तरबूज, ये जो तरबूज जो होता है इनको आप क्या कहते हैं, इनको जायद की फसलें कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को जायद की फसलें कहते हैं, जैसे ककड़ी, लौकी, खीरा, तरबूज, ये जो होते हैं कद्दू, ये सब जो है जायद की फसल में आ जाते हैं। बाकी आपको जो रबी की फसलें होती हैं उसमें चाहे वो गेहूँ ले लीजिए, आलू ले लीजिए, मटर ले लीजिए, जौ ले लीजिए, सरसों ले लीजिए, सूरजमुखी ले लीजिए, ये सब जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये आपकी रबी की फसल हो जाती हैं। जो खरीफ की फसलें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ये ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, जूट, ये जो है ये आपकी सब खरीफ की फसल होती है। खरीफ की फसल बोई कब जाती है, जून जुलाई में। ठीक है, और इनकी कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। और रबी की फसलों की बुआई ही अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होती है और ये अप्रैल मई में काटी जाती हैं। और यही जब काटी जाती हैं तो उधर ही ये मई जून जुलाई के लिए जो है फिर से लगा दी जाती हैं कौन सी, जायद की फसलें। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और याद रख सकते हैं। चलो 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक नृत्य का युग्म सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फोक डांस पेयर इज नॉट करेक्ट। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है महाराष्ट्र का क्या लिखा हुआ है, लावड़ी लिखा हुआ है। ठीक है, सही है आपके हिसाब से, हाँ बिल्कुल भाई सही हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र का जो है लावड़ी होता है। चलो आगे बढ़ेंगे। दूसरा लिखा हो पश्चिम बंगाल का काठी, ये भी होता है। हिमाचल प्रदेश का भांगड़ा, भैया हिमाचल प्रदेश का भांगड़ा कब से होने लगा, तो यही गलत हो जाएगा। अच्छा उसने यहाँ नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, तो तीसरा गलत है, तीसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का कोलट्टम बिल्कुल सही है। चलो 50 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, मानव शरीर का वह भाग जिसकी ध्वनि उत्पन्न करने की कोई भूमिका नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं। देखो वोकल कॉर्ड जो होता है, जो वाक तंतु जिसको कहते हैं, यही तो जो है हम इसके माध्यम से ही तुम्हारी आवाज़ निकलती है। कंठ यहाँ से भी, जो श्वास नलियाँ होती हैं इनसे भी आवाज़ आती है। स्तमक, अमाशय से क्या आवाज़ आती है। अब ये मत कहने लग जाना कि सर जी उससे तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, भैया वो आपके जो है अमाशय की नहीं आती है। ठीक है, वो आपके गैस बनती हैं, वो आपकी नसों आंतों में होती है, वो आंतों से आवाज़ आती है। पेट खाली इतना नहीं है कि आपने वही आ गया। ठीक, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ मत बोलना आप। चलो 51 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल अम्लीय वर्षा में उपस्थित नहीं होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है पेपर्स में। ठीक है, चलो बेसिक क्वेश्चन है इसलिए पूछा जाता है, बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, साइंस जो हमारी बेसिक लेवल की आती है उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, कौन सा अम्ल जो है अम्लीय वर्षा में उपस्थित नहीं होता है, तो लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाएगा, शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। कार्बनिक अम्ल भी शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाता है, नाइट्रिक अम्ल भी शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाता है। बचा जो फॉर्मिक अम्ल, अगर आपको ये मिल जाएगा, ये हमारी जो है बैटरीज वगैरह में डाला जाता है, अगर ये बरसने लग जाएगा, ठीक है, वर्षा के साथ में, तो फिर भाई हमारे शरीर को, कपड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो ये हमारे उसमें उपस्थित नहीं होता है। चलो 52 नंबर, मनुष्य द्वारा ध्वनि के प्रसंस्करण का सही का चयन कीजिए। मनुष्य के द्वारा ध्वनि के प्रसंस्करण के सही क्रम का चयन करें, यानी कि चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ साउंड बाय ह्यूमन। अच्छा, कर्णपटय, मस्तिष्क, फिर आंतरकर्ण, अच्छा ये बताना है। अच्छा चलो, तो फिर कोई बात नहीं है। देखो सबसे पहले कहाँ जाता है, सबसे पहले कर्णपटय पर पहुँचता है। आवाज़ जो है आपके बिल्कुल कान के ऊपरी हिस्से तक जाती है, फिर उसके जो कान के अंदर का जो हिस्सा होता है जिसको हम लोग आंतरकर्ण बोलते हैं, तब उसको सुना वहाँ पर पहुँचती है, वो समझता है, फिर जाके आपके मस्तिष्क तक पहुँचती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए, सी और फिर बी बन जाएगा। इसमें ए से स्टार्ट नहीं है, इसमें ए बी सी है, नहीं, ए सी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई 53 नंबर, जो लिखा हुआ है तेयम नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तेयम नृत्य जो है किस राज्य से, तो लिखा हुआ है उड़ीसा, केरल, असम और उत्तर प्रदेश। जो तेयम राज्य है ये आपके केरल के उत्तरी मालाबार इलाका पड़ता है, ये वहाँ का पौराणिक लोक नृत्य है। इस त्यौहार का जो है प्रमुख जो ऋतु मतलब रूप से जो है, जो कलत्तू नाडु यानी कि जो केरल इलाके में, कर्नाटक, कोडगू और तमिलनाडु इलाके में एक जीते जागते पंथ के रूप में हजारों साल पुरानी रीति और विधियों में निष्पादित किया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है, केरल में।
चलो 54 नंबर क्या लिखा हुआ है, पहला ऋतुस्राव, पहला जो जो ऋतुस्राव के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, ऋतु चक्र, रजोदर्शन, ऋतुस्राव शुरुआत और रजो निवृत्त। देखो अगर हम लोग इसको अभी लाइव क्लास में होते तो बहुत से बच्चा, लगभग 90% बच्चा इस पे पहुंच जाता, लेकिन जो फर्स्ट सीजनल डिस्चार्ज इज नोन बाय द नेम ऑफ, जो पहला सीजनल डिस्चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन, जिसको रजोदर्शन कहते हैं, ये कहलाएगा, ना कि तीसरा वाला ऑप्शन। और तीसरे तक की तरफ आप बहुत तेजी से भागते हैं, मुझे बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। चलो 55 नंबर देखो क्या लिखा, किस भारतीय नदी को तिब्बत में सिंगी खावन, क्या सिंगी खम्मन के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मपुत्र, चेनाब, सिंधु और झेलम। देखो इसने कहा क्या है, तिब्बत, तिब्बत में हमारी ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है, ठीक है, और सिंधु नदी भी निकलती है, चेनाब। तो ये जो जब सिंधु नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है ये तिब्बत के ही मानसरोवर के जो निकट जो है सानो खयाब, मैं लिख देता हूँ, क्या ही राइटिंग है मेरी भाई, वाह, इतनी अच्छी राइटिंग कभी कभार तो मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ कि यार मैंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है चलो ठीक है, इसको तिब्बत में जो ये जगह है वहाँ से निकलता है, जिसको सिन का बाब भी कहते हैं। इस ग्लेशियर से निकलता है। इस नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर की है। सिंधु नदी को जो है तिब्बत में सिंगी खम्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगी खम्मन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से निकली है। ठीक, ये नदी यहाँ से निकली है और इसकी जो प्रमुख मतलब कह सकते हैं कि जो सहायक नदियाँ हैं वो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? इसकी प्रमुख नदियाँ हो जाएंगी। चलो 56 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करने के लिए मानवों के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल। तो देखो जो हमारे जो अमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करने के लिए मानव अमाशय में जो निकलता है उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, देखो हमारी जो क्लास है ये कितना भी मैं आपको कर लूँ यहाँ पे ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी। देखो लाइव क्लास में हमेशा थोड़ा सा लेट लगेगा क्लास, उसका रीज़न होता है क्योंकि मुझे क्लास में आपके क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपके मैसेजेस भी देखने पड़ते हैं, देन उसके बाद में आपको वो समझाना भी पड़ता है। तो देखिए वहाँ पर हमेशा क्लास में जो है 15-20 मिनट ज़्यादा ही लगेगा लाइव क्लास में, किसी भी क्लास में। चलो 58 नंबर क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में कौन से कारक किसी स्थान की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं? लिखा हुआ है क्लाइमेट यानी कि जलवायु, आधारभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं। तो देखो किसी भी जगह की जो जनसंख्या है तो अगर उसको प्रभावित करना है तो एक चीज़ बताओ, वहाँ की जलवायु अच्छी होगी, बिल्कुल लोग जाएंगे। आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी, वहाँ बिल्कुल जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी तो वहाँ लोग जरूर जाएंगे। तो यानी कि तीनों चीज़ें जो हैं वहाँ की जनसंख्या को प्रभावित कर सकती है। तीनों चीज़ें नहीं हैं तो भी नुकसान है, तीनों चीज़ें हैं तो फिर लोग उसको आकर्षित ही होंगे उसकी तरफ। चलो 58 नंबर क्या लिखा हुआ है? नोट्रे डेम कैथेड्रल में स्थित है। जो नोट्रे डेम कैथेड्रल में स्थित है, कहाँ स्थित है? ढाका, टोक्यो, न्यूयॉर्क या पेरिस। तो जो नोट्रे डेम जो है कैथेड्रल जो है पेरिस यानी कि फ्रांस में स्थित, ये फ्रांस में स्थित एक तरीके का चर्च है। क्या है? चर्च है। मैं लिख देता हूँ, फ्रांस में स्थित एक चर्च है। ठीक, कौन? ये इसका नाम, और ये यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया। ठीक है, इससे आप जब पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा जब भी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप लोग पढ़ें तो उस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें और वहाँ पे जाके उसको जब आप एक बार लाइव क्लास ले लें और उसके बाद एक बार इसको जो है लाइव क्लास के बाद में उसके 2-4 घंटे बाद, सुबह मान लो लाइव क्लास ले ली या रिकॉर्डेड क्लास देख ली, शाम को आपने क्या किया? इसको रिवीजन कर लिया, आपसे ये क्वेश्चन दोबारा कभी गलत नहीं होंगे। चलो, हवाई जहाज़ों और नावों को विशेष आकार दिया जाता है, ऐसा करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? अच्छा, ऊर्जा का नुकसान कम होना।
देखो इनके बनाए ही इस तरीके से जाते हैं कि वो काम करें। ठोस द्रव घर्षण कम करना, देखो द्रव ठोस घर्षण कम करना ऐसा नहीं है। देखो ये बनाए ही इस तरीके से जाते हैं कि इसमें ऊर्जा का नुकसान कम हो, क्योंकि जितना ज़्यादा ऊर्जा का नुकसान होगा, क्योंकि ये दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ पे फिर अगर वो ख़राब हो गया तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अगर नाव ख़राब हो गई तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान, अगर हमारा हवाई जहाज़ ख़राब हो गया तो भी। तो इनको बनाया ऐसे जाता है कि इसमें ऊर्जा का नुकसान कम हो। तो यहाँ पे इसका जो एक कारण जो नहीं है उसने पूछा है, तो ये नहीं होगा। तो यानी कि ओनली टू जो है इसका कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि हवाई जहाज़ और नावों को विशेष आकार इसीलिए दिया जाता है जिससे उसमें ऊर्जा की क्षति जो है वो कम हो। चलो फिर 60 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? जो नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव है ये किस राज्य का महोत्सव है, ये पूछा गया है। तो आंध्र प्रदेश, कोलकाता, तमिलनाडु और गोवा। तो ये जो महोत्सव है ये तमिलनाडु का एक वार्षिक नृत्य महोत्सव है। ये जो उत्सव है ये महाशिवरात्रि के दिन मनाया जाता है। तो तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो 61 नंबर देखो। 61 नंबर में क्या लिखा हुआ है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो जो हमारा जो महान्यायवादी होता है इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 में अनुच्छेद 76 से की जाती है। ठीक है, महान्यायवादी की अगर नियुक्ति का अनुच्छेद पूछा जाएगा तो किस में बताएंगे? अनुच्छेद 76 में। ठीक है, चलो फिर देखो 62 नंबर। वैसे इसमें पद की व्यवस्था की गई है, जो मैंने अनुच्छेद 76 बताया इसमें उसके पद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और इसमें जो आपका जो अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी होता है ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद धारण करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक ये पद पर रहता है, जब राष्ट्रपति हटा देता है तो ये हट जाता है। ठीक, बाकी इसकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है, और अगर वहाँ पे उसकी जो है सरकार बदल जाए तो क्या होगा? इसे त्यागपत्र दे देता है, ज़्यादातर ऐसा होता है। ठीक है, परंपरा अनुसार जो है सरकार बदलते ही त्यागपत्र इसे ये दे देता है, और उसे भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार भी होता है। ठीक है, और संसद का सदस्य ना होते हुए भी इसे संसद में की कार्यवाही जो होती है उसमें भाग ले सकता है, वक्तव्य दे सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार इसको नहीं होता है। खैर 62 नंबर, किस लेखक को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अमिताभ घोष को किया गया था। चलो 63 नंबर देखो क्या हो जाएगा। तीनगठिया प्रणाली में किसानों को अपनी भूमि जोत के भूभाग पर नील की खेती करनी थी। उनको कितने भूभाग पर नील की खेती करनी थी? देखो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा था। इसका मतलब ये था कि आपके पास जितनी ज़मीन होगी आप अपनी खेती कीजिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको उतने हिस्से पे नील की खेती करनी पड़ेगी, और वो हिस्सा था 3/20 हिस्सा। ठीक है, ये बिहार का चंपारण हिस्सा था। ठीक है, यहाँ पे जो अंग्रेजों का शासनकाल था वहाँ पे तिनकठिया पद्धति थी। इसके अंतर्गत किसान जो है 3/20 भाग पर नील की खेती करेगा ही करेगा, और उसके मालिक द्वारा जो है तय दामों पर ही बेचनी पड़ती थी। ठीक है, जो अंग्रेजों ने तय कर दी थी। फिर भारत का जो प्रथम सत्याग्रह माना जाता है इसका प्रयोग 1970 में ही तिनकठिया पद्धति के खिलाफ सबसे पहले महात्मा गांधी ने ही किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि महात्मा गांधी का भी पहला सत्याग्रह कौन सा माना जाता है? तो भारत में पहला यही माना जाता है। ठीक है, चलो 64 नंबर देखो क्या हो जाएगा। कॉफ़ी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो का से कॉफ़ी, का से कर्नाटक। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है, कितने टन आती है, क्या मतलब इससे। चलो 65 नंबर, निम्नलिखित राजाओं में से कौन मराठा साम्राज्य से जुड़ा है? अब हमको यही बताना है। तो शिवाजी लिखा है, जहांदर शाह लिखा हुआ, राजा अजीत सिंह लिखा हुआ, मुर्शीद कुली खां लिखा हुआ है। तो देखो शिवाजी आपको पता है मराठा से थे, बिल्कुल ये तो हो ही गया। फिर जो जहांदर खां था ये कौन था? ये मुगल शासक था। ठीक है, सिर्फ मुगल लिखे दे रहा हूँ। राजा जो जो ये अजीत सिंह जो थे ये मारवाड़ थे। कौन थे? मारवाड़। ठीक, फिर उसके अलावा इसने कुली कुतुब शाह, तो ये कुतुब शाह वंश था। मुर्शीद कुली खां जो था, जिसको कुली खुर्शीद खां भी कहा जाता था, ये कह सकते हैं ये कुतुब शाह का, इसका जो वंश था वो कुतुब शाह का वंश था। चलो
66 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, 2018 में ओलंपिक में जूडो में किसने क्या जीता था। हमको क्या ही मतलब, भारत की पहली जूडो पदक विजेता बनी थी। खैर हमको 2018 का करंट है तो खैर हम लगा देते हैं, जो है तंगजाम तबाबी देवी थी, इन्होंने जीता था, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 67 नंबर में भी देखो करंट आ गई है कि यहाँ पे लिखा हुआ है भरतनाट्यम में पद्मश्री 2019 पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बने थे। तो कौन थे, नर्तकी जो थी नटराज थी, इनको मिला था, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 68 नंबर क्या लिखा हुआ है, से 1893 में महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत हुई थी। अच्छा किसने, मतलब किसने जो है 1893 में, महात्मा गांधी, कोई मतलब नहीं है, बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने 1893 में महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत की थी, और ये एक महान क्रांतिकारी व राजनेता थे। ठीक है, इन्होंने जो जो हमारी जो मतलब कह सकते हैं कि जो हम जनमानस लोग थे, या जो भी लोग थे, उसमें संस्कृति की जो चेतना जगाने के लिए, हिंदुओं को संगठित करने के लिए इनका उद्देश्य ही यही था कि पुणे या हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में 1893 में इन्होंने सार्वजनिक उत्सव गणेश उत्सव मनाया था, जिसके माध्यम से लोग इकट्ठे होंगे, लोगों में एक मतलब कह सकते हैं कि जुड़े रहने की भावना भी आएगी, तो इसलिए इन्होंने इसको चालू किया था। चलो 69 नंबर देखो क्या लिखा, पहली महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2018 में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी, खैर हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इस पर टिक लगा देंगे, नई दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी, नई दिल्ली। चलो भाई आगे बढ़ो। 70 नंबर क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। तो केंद्रीय खनन ईंधन एवं अनुसंधान राज्य जो अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित हो जाएगा, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो ये झारखंड में है, क्योंकि झारखंड में जो है बहुत खाने हैं, तो इसीलिए वहाँ पे ईंधन अनुसंधान केंद्र जो है संस्थान स्थापित किया गया था। चलो जो लिखा हुआ है नयनार संत, नयनार संत निम्नलिखित में से किस भगवान के भक्त थे, कृष्ण, ब्रह्मा, शिव और विष्णु। देखो यहाँ पे एक चीज़ पहले तो मैं आंसर बता देता हूँ, ये शिव के थे। ठीक है, देखो आज के समय में क्वेश्चंस का क्या हो गया है ना, कि वो क्वेश्चंस कहाँ से क्या बना देंगे आपको भी नहीं पता है, तो इसीलिए आपको वो क्वेश्चंस सारे के सारे पढ़ने हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस जो भी आपके सामने, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर में करा रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर में देखिए आपको समझ सकते हैं, उन्होंने भक्त पूछ दिए, गांधी जी की लंगोट पूछ देते हैं, कभी कंधा देने वाले का नाम पूछ देते हैं। तो दोस्तों देखो ये जो होते हैं ये बहकलाने वाले और पागल बनाने के लिए क्वेश्चंस होते हैं, इन पर ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना चाहिए। चलो 72 नंबर, एक प्रकार के धार्मिक साहित्य जातक निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित थे। ठीक है, जो जातक थे निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित थे, यहाँ पे बौद्ध धर्म, यहूदी, सिख और जैन धर्म। तो जो जातक थे ये आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। चलो 73 नंबर देखो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के 12वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है। तो किसके माध्यम से जोड़ा गया है, तो पुडुचेरी लिखा हुआ, मिजोरम, सिक्किम और दमन और दीव। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में 12वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है। तो ये जो दमन और दीव था ये इसी को जोड़ा गया था। 12वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो ये 1962 में हुआ था। कब हुआ था, 1962 में। ठीक है, दमन और दीव और गोवा को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है शामिल किया गया था। ओहो भाई चलो आगे बढ़ते हैं। राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है किस में निहित होती है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है और इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। कई बार इसमें मुख्यमंत्री की तरफ चला जाता है, लेकिन जैसे भारत की जो है कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में होती है, वैसे ही किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति उसके गवर्नर में शामिल होती है। ठीक है, वहाँ का वो राजा कहा जाता है। चलो 75 नंबर, 2019 में 7 समिट, क्या मतलब हमको, खैर कोई नहीं, ये अपर्णा कुमार थे। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में हुई थी, कहाँ हुई थी, खैर कोई मतलब नहीं, खैर ये पुणे में हुई थी। आगे बढ़ जाएंगे। संसद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है, जो संसद का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है वो किस तिथि को मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 30 जून, 27 मई, 30 मई और 27 जून भी है। तो 30 जून को जो है, लग जाओ भाई, 30 जून को जो है संसद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2018 से की गई थी।
चलो फिर यहाँ पे 2019 का क्वेश्चन है। 2019 का क्वेश्चन है, देखो 2019 के क्वेश्चन हम इसलिए भी नहीं करा रहे क्योंकि ये जो है उस समय के करंट के क्वेश्चन है, जो कि हमारे लिए अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पेपर हुआ था तो भाई उस समय पे तो देख लीजिए आप 5 से 6 क्वेश्चन करंट के आए थे, 5 से 6 के अभी तक 6-7 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बंगाल प्रांत, झांसी प्रांत और बॉम्बे प्रांत, लास्ट में मैसूर प्रांत। तो जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वो भी अंग्रेज़ों और मैसूर के जो राजा थे वहाँ उनके बीच में हुई थी। तो यह यहाँ जो है इनका युद्ध भी इन्हीं के बीच में हुआ था। जो श्रीरंगपट्टनम का जो युद्ध है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के राज्य के बीच में हुआ था। इसमें जो है 15वीं शताब्दी में किला बंद हुआ और मैसूर के राजा जो है 1610 ईस्वी में तथा टीपू सुल्तान 1761 ईस्वी में इसमें की जो है राजधानी बनाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है 5 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। बेबस होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। इसी संधि के अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ गया था। ठीक है, चलो आज की जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे उसने पूछा है कि राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु होती है नियुक्ति की वो कितनी होती है। अच्छा देखो, राज्यपाल का जो पद होने मतलब निर्वाचित होने की जो उम्र है वो वही है जितनी राज्यपाल की है। ठीक है, तो राज्यपाल भैया 35 उम्र पे आप जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों बना सकते हैं। राज्यपाल होने की नियुक्त होने की जो शर्तें हैं वो कुछ इस तरीके की हैं, जैसे वो भारत का नागरिक हो, उसने कम से कम 35 साल की उम्र पूरी कर चुकी हो और किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वो राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। ठीक है, और तो राज्यपाल जो है राष्ट्र नियुक्ति जो उसकी होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद मतलब राष्ट्रपति जो है उसके लिए 5 सालों की अवधि की जाती है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो उस अवधि को और बढ़ा भी सकता है। तो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो पद धारण करे रह सकता है। तो दोस्तों फिर हमारी जो आज की क्लास है 40 क्वेश्चंस के जीएस की वो यहीं पे समाप्त होती है। बाकी अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।